गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आप सभी को अपनी आज़ादी की शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा 11th का अकाउंट्स का रहेगा। 11th अकाउंट्स जनरल एंट्रीज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि हम अकाउंट्स की शुरुआत कैसे करते हैं, हम अकाउंट्स कैसे सीख सकते हैं। तो अगर अकाउंट्स सीखना है, अकाउंट्स की स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले जनरल एंट्रीज आनी चाहिए। विदाउट जनरल एंट्रीज अकाउंट का आप आगे प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जनरल एंट्रीज में सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि हम अकाउंटिंग फॉर्म जनरल एंट्रीज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसका एक प्रोसेस या इसकी एक साइकिल जो है वो लर्न करनी होती है, वो समझनी होती है। जब भी कोई इवेंट होता है, अब हमारे पास अकाउंट्स पढ़ना है हमें, तो अकाउंट्स पढ़ने के लिए मतलब आपको मनी सेंस रिलेटेड सब चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। तो यहाँ इवेंट का मतलब है कोई भी मनी रिलेटेड कुछ भी हुआ है, किसी से कोई पैसा लिया है, कोई एसेट्स परचेज की है, कोई गुड्स परचेज किया है, किसी को कुछ सेल किया है, जस्ट लाइक वो इवेंट है, अभी कोई भी एक घटना घटी है। तो जब उस इवेंट को हम नोट करने के लिए आगे प्रोसेस में जाते हैं, डेट मीन्स वो अब हमारी ट्रांजैक्शन बन चुकी है। अगर मैंने सोच लिया वो मॉनेटरी टर्म्स है सारी, उसमें जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए थी वो मॉनेटरी टर्म्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट है और उसको नोट डाउन करने के लिए आगे प्रोसेस अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अब हमारी ट्रांजैक्शन कही जाएगी। उस ट्रांजैक्शन को आप अकाउंटिंग फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करोगे, टू साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट साइड, उसकी फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे खातों की शुरुआत करोगे। तो उस खातों की शुरुआत के लिए जब आप उसको पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट साइड में नोट करोगे, उसको हम जनरल एंट्रीज ट्रीट करेंगे। जनरल एंट्री जो है देखा जाए तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप जो है वो अकाउंटिंग फॉर्म का स्टार्ट होता है। उसके बाद आप जनरल एंट्रीज के बाद अपने लेजर्स यानी अपने और अकाउंट्स डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स या टी शेप अकाउंट्स परफॉर्म करते हैं, उनको लेजर्स के बाद आप अपने 1 ईयर का या अगर कुछ हाफ ईयर्स का भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, ज़्यादातर वैसे जो होता है वो 1 ईयर का होता है। तो आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना मेंटेन करते हैं। आफ्टर ऑल उसके बाद जो होती है, चाहे वो कोई भी टाइप का बिजनेस हो, सोल प्रोप्राइटरशिप, चाहे जॉइंट वेंचर, चाहे पार्टनरशिप, चाहे बड़ी कंपनी, चाहे फर्म, किसी भी टाइप का नेचर हो बिजनेस का, वो अपने बैलेंस शीट जरूर मेंटेन करते हैं। तो बैलेंस शीट वापस जो होता है वो आपको वो सारी मॉनेटरी टर्म्स प्रेजेंट कर जाते हैं जो आपने 1 ईयर ड्यूरिंग जो आपने किया है, परफॉर्म किया, आपके पास क्या रह गया है और क्या आपके पास आपको देना बाकी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जनरल एंट्रीज की, तो जनरल एंट्री जो होती है वो डिपेंड करती है 3 रूल्स के ऊपर। तो ये 3 रूल्स कौन से हैं, इन 3 रूल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अकाउंट्स में जो होते हैं 3 रूल्स, वो होते हैं फर्स्ट पर्सनल अकाउंट रूल यानी पर्सनल रूल, पर्सनल अकाउंट रूल। सेकंड होता है हमारे पास रियल अकाउंट रूल और थर्ड होता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट रूल। इन तीनों के जो आपको इनके रूल पता होने चाहिए, उसके बाद ही हम किसी चीज़ को किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट रूल जो होता है, इसमें जो पर्सन्स के या किसी का नेम होता है उसको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो रूल होता है इसका, डेबिट द रिसीवर, डेबिट उसे करना है जिसे कुछ मिला है, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर, जिसने कुछ दिया है उसे करना है क्रेडिट द गिवर, जिसने कुछ दिया है उसे क्रेडिट करना है हमें। ठीक है ना, ये हमारा एक पर्टिकुलर रूल है। इसी रूल के बिहाफ पे ही हम अपनी जनरल एंट्री सीखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट रूल कहता है डेबिट वो पर्सन होगा जिसने कुछ रिसीव किया है एंड क्रेडिट वो पर्सन होगा जिसने कुछ उसको किसी को भी दिया है। अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ रिसीव हुआ है मिस्टर सोहन से, तो मुझे डेबिट किया जाएगा, मतलब जो पर्सन का नेम है तो उसे डेबिट किया जाएगा एंड क्रेडिट द गिवन, तो टू सोहन इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ज़्यादातर नेम के आगे जो है वो अकाउंट नहीं लगाते हैं, बट अगर किसी कंपनी का नेम है, किसी फर्म का नेम है, उनके आगे हम अकाउंट लगा सकते हैं। किसी रियल पर्सन मतलब किसी पर्सन के जो पर्टिकुलर पर्सन है, लिविंग थिंग है, लिविंग पर्सन है, उसके आगे हम अकाउंट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो रहेगा वो रहेगा रियल अकाउंट रूल। रियल अकाउंट रूल रहेगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो चीज़ आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट उसे करना है जो आया है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
क्रेडिट उसे करना है जो चला गया है, ठीक है, जो हमारे पास से चला गया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आया है डेबिट। अगर हमारे पास कैश की बात करें, बैंक के पैसे की बात करें, कैश के पैसे की बात करें, अगर वो आता है, रियल अकाउंट ज़्यादातर होता है कैश फॉर्म में या थिंग फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो जो भी चीज़ आ रही है उसे डेबिट कर दे, कैश या एसेट्स। और अगर कोई चीज़ जा रही है, कैश या एसेट्स जो भी जा रही है उसे क्रेडिट कर दे। ये रूल यूज़ होता है ज़्यादातर पर्सन के लिए, ठीक है, पर्सन नेम्स या फर्म नेम्स या कंपनी नेम्स, ठीक है ना, फर्म, कंपनी, जॉइंट, जो भी आपके नेम्स है, मतलब पर्टिकुलर जो है वो नेम्स, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, लिविंग एंड आर्टिफिशियल, उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारे पास रियल अकाउंट यूज़ होता है ये हमारे पास थिंग के लिए यूज़ होता है, थिंग्स। तो थिंग्स जस्ट लाइक कैश हो गया आपके पास, एसेट्स हो गई, जो चीज़ आ रही है, कोई आपके पास गुड्स हो गया। तो जो चीज़ आ रही है डेबिट वर्ड कम्स इन, एंड अगर कोई चीज़ जा रही है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है ना, एक्सेट्रा। इनके अलावा भी और चीज़ें हो सकती है लेकिन इसी फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड रूल होता है हमारा काफ़ी यूज़ होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। थर्ड रूल है हमारे पास, विजिबल हो रहा होगा, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। इसका मतलब डेबिट उसे करना है जो कोई खर्चे है या कोई नुकसान है, और क्रेडिट उसे करना है अगर कोई इनकम है या कोई गेन्स है। कुछ अगर आपके पास लॉसेस हो रहा है, कोई खर्चा हो रहा है तो वो आप डेबिट कर देंगे, और अगर आपके पास कोई इनकम जनरेट हो रही है, कोई आपके पास गेन्स प्रॉफिट आपको अराइज हो रहा है तो आप उसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये किस चीज़ पे यूज़ होता है, जब हम कोई चीज़ सेल परचेज करते हैं विथ प्रॉफिट विथ लॉस, इन चीज़ों पे, ठीक है ना। तो एक्सपेंसेस अगर हम कोई रिपेयर करवाते हैं, मतलब आप बात कर सकते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई रिवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए या कुछ रिवेन्यू इनकम्स हो गई, या आपके पास कोई प्रॉफिट्स हो गया, ठीक है ना, तो आपके पास कोई प्रॉफिट हो गया या कोई लॉस हो गया। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग जो है वो हमारे पास थर्ड रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो 3 रूल्स जो होते हैं ये बहुत यूज़ करने के लिए ज़रूरी है, यही आपको आने चाहिए। पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट रूल, डेबिट what comes in and credit what goes out. And nominal account rule, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. अब इनको यूज़ कैसे करना है उसके लिए हमें कुछ जनरल एंट्रीज पता होनी चाहिए। तो वो जनरल एंट्रीज हमें समझनी है कि कैसे उसको यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, एंड इस अकाउंट्स के रूल का वहाँ पे यूज़ कैसे है। तो आइए वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, इन वर्ड्स का यूज़ हमें जो अपनी जनरल एंट्रीज़ में प्रॉपर तरीके से करना है। तो देखिए कुछ वर्ड्स देख लेते हैं, फिर हम जनरल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। जब भी कोई हमारे पास ख़रीद करके हम अपना पास माल लाते हैं, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे आगे अगर सेल करने तो पहले मुझे परचेज़ करनी पड़ेगी। तो अगर मैंने अपने पास कोई भी गुड्स लेके आई हूँ, माल लेके आई हूँ, गुड्स कम इन, तो परचेज़ अकाउंट वर्ड यूज़ करना है, ठीक है ना। रियल अकाउंट का रूल हो गया, गुड्स कम इन, मतलब आपके पास डेबिट उसे करना है, कुछ अगर आपके पास आया है तो माल अगर आता है गुड्स कम इन तो आपको यूज़ करना है, उसके लिए वर्ड जो यूज़ करना है वो परचेज अकाउंट है। ऐसे ही अगर आपके पास से माल जो जा रहा है, सेल हो रहा है, आप बेच रहे हो, गुड्स गोज आउट, ये भी रियल अकाउंट पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको वर्ड जो यूज़ करना है वो वर्ड रहेगा आपका सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये दोनों वर्ड आपको प्रॉपर तरीके से समझ लेने हैं। यानी परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो टू किसे करते होंगे वो हम जनरल एंट्रीज में देखेंगे, और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो हम मतलब आपके ऊपर जब डेबिट साइड है या बाय साइड है उसमें क्या मेंशन करते होंगे वो भी हम जनरल एंट्रीज में डिस्कस करेंगे। ये बात तो हुई हमारी गुड्स के आने की और जाने की। अब बात करते हैं, अगर मैंने कोई परचेज़ किया था माल और मुझे वो पसंद नहीं आया है या वो मेरे अभी मतलब का नहीं है और मुझे वो वापस करना है, तो मैं अपना ख़रीदा हुआ माल अगर वापस कर रही हूँ तो उसके लिए वर्ड गुड्स रिटर्न ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करना है। ये तो एक सेंस हो गई। उसके लिए जो अकाउंट में पर्टिकुलर वर्ड यूज़ होएगा वो होएगा परचेज रिटर्न अकाउंट या फिर रिटर्न आउटवार्ड। रिटर्न आउटवार्ड का मतलब बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़न होते हैं कि रिटर्न इनवार्ड यूज़ करें कि आउटवार्ड यूज़ करें। जब आपके पास से कुछ जा रहा है तो रिटर्न आउटवार्ड, आप अपना गुड्स जो आपके पास था ऑलरेडी वो आप वापस कर रहे हो
तो परचेज़ किए हुए गुड्स को परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड मेंशन करेंगे। ऐसे ही अगर आपने कुछ चीज़ बेची थी और वो कस्टमर आपको वापस दे गया है तो गुड्स रिटर्न रिसीव्ड हो गई आपको। यहाँ पे आपका जो बेचा हुआ माल था वो आपको वापस आ गया है, तो सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवार्ड, यानी आपके पास से पहले जा चुका था, अब वो वापस आपके पास आ गया तो रिटर्न इनवार्ड। सेम ऐसे ही ये 4 वर्ड्स जो है ये प्रॉपर तरीके से यूज़ करने हैं, इनका नेचर समझ के इनको एंट्री में डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, इसके अपोजिट किसे करना है वो सारे जनरल एंट्रीज में डिस्कस रहेगा। अगर आप बिज़नेस में पहली बार अपना कुछ भी पैसा लगा रहे हैं खुद के बिज़नेस में, अगर खुद के बिज़नेस में पैसा लगाते हैं तो उसे हम कैपिटल अकाउंट से मेंशन करते हैं हमेशा। हमारे पैसे जो हमने अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिंग मनी इन आवर ओन बिजनेस डेट कॉल बी ट्रीट एस या डेट कॉल बी कंसीडर एस कैपिटल अकाउंट, उसे जो है हम कैपिटल अकाउंट से मेंशन करेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स है पर्टिकुलर, जब हम जनरल एंट्रीज स्टार्ट करेंगे तो इन वर्ड्स का हमें यूज़ करना है। तो आप जनरल एंट्रीज अपनी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट को ट्रांजैक्शन फॉर्म में लिख लिया है। इंट्रोड्यूस कैश ₹50,000 बाय एन ओनर मिस्टर दीपक गोयल। इसका मतलब मिस्टर दीपक गोयल ने क्या किया, अपने खुद के बिजनेस में 50,000 रुपये कैश लगाए शुरुआत में। तो देखिए सबसे पहले भी आपको बताया गया, अगर आप बिज़नेस में अपने खुद के बिज़नेस में मनी लगा रहे हैं तो उसको हम कैपिटल ट्रीट करेंगे। बिज़नेस में आया क्या, मतलब क्या रिसीव्ड हुआ है, हमें कैश रिसीव्ड हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट। कौन सा रूल लगा, रियल अकाउंट का, डेबिट वर्ड कम्स इन, डेबिट उसे करेंगे जो कुछ आया है हमारे पास, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। टू किसे करेंगे, अभी बताया आप, ये इसका नेचर क्या है, इसका आपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो इसका मतलब कैपिटल लगाई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो डेबिट के लिए रूल यूज़ हुआ है, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो क्रेडिट के लिए ये ज़रूरी नहीं कि क्रेडिट वर्ड गोज आउट क्या यूज़ करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्रेडिट की सेंस आपको डेबिट की सेंस से ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। तो जब आप कुछ रिसीव करते हैं या कुछ देते हैं, आपको हमेशा अपने बिजनेस को अपनी थिंकिंग से सोचना होता है। मतलब आपको जनरल एंट्रीज हमेशा सामने वाले के लिए पास करनी है लेकिन अपने बिजनेस में पास करनी है। तो अपना नाम तो कहीं नहीं आएगा पूरे क्वेश्चन में, पूरी जनरल एंट्रीज में, पूरी बुक्स में हमेशा सामने वालों के नाम जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं अकाउंट्स बनाते वक्त। तो मिस्टर दीपक गोयल का नाम उनके पूरे अकाउंट्स में, अकाउंट्स लेजर ट्रेडिंग प्रॉफिट या कुछ भी, उनमें कहीं मेंशन नहीं होगा, सिर्फ ऊपर उनका जो आउटर नेम होगा, मतलब किसके लिए ये प्रेजेंट किया जा रहा है, किसके लिए ये सारे अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, तो मिस्टर दीपक गोयल वहाँ ऊपर स्टेटमेंट में नाम रहेंगे। अदरवाइज एंट्रीज में, लेजर्स में उनके नाम नहीं आएंगे। तो ये किस का फॉर्म किस पे डिपेंड हो गया, ये रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट का मतलब डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आया बिजनेस में, कैश आया, टू कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री जो हो गई ये हमेशा अगर हम 11th का फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट उठा के देखते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारे पास यही मिलती है जब कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर मैंने बिजनेस शुरू कर लिया, अब सबसे पहले कुछ मैं माल खरीदूँगी, ठीक है। तो मैंने कोई गुड्स जो है वो परचेज़ किए, कोई गुड्स जो है वो परचेज़ किए ₹30,000 इन कैश, येस इन कैश। अगर मैंने स्टार्टिंग में जो है वो इन कैश में कुछ ख़रीदा है तो मेरे पास आया क्या, गुड्स आया है, तो वही अभी चीज़ यूज़ की थी। अगर आपके पास गुड्स आता है तो आप अपने परचेज़ अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। परचेज़ अकाउंट डेबिट, आया क्या, गुड्स। यहाँ पे आपको मेंशन करना होता है अपने मनी को, 50,000 एंड 50,000, ये डेबिट का साइड है और ये क्रेडिट का साइड है। उसके बाद आपके पास से गया क्या, कैश गया, तो क्या रूल हो गया, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यहाँ क्यों यूज़ नहीं किया था, यहाँ हमने कैपिटल इन्वेस्ट की थी, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक मान के चलिए जब अकाउंट्स इन्वेंट हो रहे थे तब इस तरीके से बनाए गए थे। बाकी इस चीज़ पे कैसे रूल्स बनाने होते हैं, कुछ चीज़ें लर्न करने की होती है, कुछ चीज़ें समझने की होती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन, गुड्स आया है आपके पास, लेकिन किसके कारण आया है, जब आपने इतने का ही कैश जो है सामने वाले को दे दिया है। तो टू गोज आउट क्या हुआ आपके पास, टू कैश आउट, ठीक है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये दोनों एंट्रीज हमारे पास स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज हो गई। अब हम बात करेंगे जब हम कुछ सेल कर लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ सेल कर दिया किसी को, अपनी कोई गुड्स जो है वो सेल कर दी, तो सेल्स गुड्स ₹90,000
इन कैश। अभी मैंने गुड्स जो है वो कैश में ही सेल करी है, तो सीधी सी बात है, मेरे पास से कुछ गया है, मेरे पास से मेरे गुड्स गए हैं, तो आया क्या होगा, पैसा आया होगा, मनी आया होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, वही कैश आया है, टू किसको करेंगे, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 90,000 90,000, मतलब इसमें भी रूल कौन सा लगा आपका, रियल अकाउंट का। डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। वर्ड गोज आउट में सेल्स के कारण, कभी कभी क्रेडिट और डेबिट किसी रीज़न से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो किसी अकाउंट से पर्टिकुलर रिलेट कर रहे हो, वो किसी रीज़न से भी हो सकते हैं। तो यहाँ रीज़न जो है वो सेल्स का था, वहाँ रीज़न था वो कैपिटल का था क्रेडिट के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर मैंने परचेज या सेल जो है, फोर्थ या फिफ्थ एक साथ ही बात करते हैं। परचेज ही मैंने ऑन क्रेडिट किया हूँ, परचेज ऑन क्रेडिट, और अगर मैंने सेल्स भी जो है वो ऑन क्रेडिट की हो, सेल्स भी की हो ऑन क्रेडिट, इसका मतलब मैंने उधार पे ही माल खरीदा है और उधार पे ही माल बेचा है। पहले वाली एंट्रीज जो इनसे पास की है वो कैश थी, मतलब मैंने नकद में माल खरीदा था, नकद में ही माल बेचा था। बट अगर मैं क्रेडिट में ही सेल करूँ, क्रेडिट में ही परचेज़ करूँ, तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट तो परचेज अकाउंट ही होएगा, और इधर से सेल्स कर रहे हैं तो टू सेल्स ही क्रेडिट होएगा। बट बात आती है, अगर हम क्रेडिट पे कर रहे हैं तो बंदे का, पर्सन का नाम आ जाएगा। तो जैसे मिस्टर दीपक गोयल ने किसी राम पर्सन को बेचा, तो टू राम, राम से खरीदा यहाँ पे, तो परचेज ऑन क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। कैश नहीं देख के आए तो उस पर्सन का नाम मेंशन कर दोगे कि अभी उसके नाम पे हमने उधार देने हैं, ठीक है। ये जो है हमारा, ये क्या कहलाएगा, ये बन गया हमारा क्रेडिटर, ये हमारा बन गया क्रेडिटर। जिससे हम माल उधार पे खरीदते हैं उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। ऐसे ही सेम, हमने किसी को अगर उधार बेचा है तो उस पर्सन का नाम लिख दी। जैसे कि मैं कहूँ मैंने किसी श्याम को दिया है, तो श्याम, ठीक है। अकाउंट नेम के आगे जो है वो अकाउंट नहीं लिखा जाता है, तो श्याम जो हो गया वो डेबिट हो गया, जितने रुपए का होगा उतने से कर देंगे। इसको बोलते हैं, ये हमारे डेटर बन गया है, ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर को जो है वो सप्लायर भी बोलते हैं, क्योंकि इससे माल सप्लायर किया था हमें। और डेटर जो है उसे कस्टमर भी बोलते हैं, बट हमें जो वर्ड मेंशन करने होते हैं वो डेटर और क्रेडिटर ही मेंशन करने होते हैं जब हम अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। तो फिफ्थ एंट्री तक आपको आ जाना चाहिए। फर्स्ट एंट्री कैश इंट्रोड्यूस करने की थी इन ऑन बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। सेकंड जो था आपके पास परचेज ऑन गुड्स इन कैश था। थर्ड आपके पास सेल्स गुड्स इन कैश था। फोर्थ आपके पास परचेज ऑन क्रेडिट था। फिफ्थ आपके पास सेल्स ऑन क्रेडिट था। ये ज़्यादातर जो अभी तक हमने अकाउंट समझे, ये हमारे थे रियल अकाउंट पे बेस्ड, रियल अकाउंट पे बेस्ड। और अगर अभी राम और श्याम जो आया है, तो डेबिट द रिसीवर, ठीक है ना। अब इसके ऊपर जो रूल लगा वो हमारा पर्सनल अकाउंट लग गया। डेबिट द रिसीवर, किसे माल प्राप्त हुआ, शाम को, तो यहाँ पे रूल जो यूज़ हुआ वो पर्सनल अकाउंट का हुआ, डेबिट द रिसीवर। और सेम ऐसे ही क्रेडिट द गिवर, जिसमें हमें माल बेचा वो गिवर हो गया, तो क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे भी पर्सनल अकाउंट का रूल लगा है। तो दो रूल जो है वो डिस्कस कर लिए, फर्स्ट रियल अकाउंट, सेकंड पर्सनल अकाउंट डिस्कस हो गए। अब बात रहेगी कुछ ऐसी एंट्रीज की जिसमें नॉमिनल अकाउंट के रूल भी डिस्कस हो सके। यहाँ पे जो है वो दो एंट्रीज या दो ट्रांजैक्शन लिखी है, उससे हमें एंट्रीज बनानी है, तो इससे हमें डिस्कस हो जाएगा कि कौन सा नॉमिनल अकाउंट के रूल कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, वेजेस जो होता है वो एक्सपेंसेस होता है। अगर मैं एक फर्म चला रही हूँ या एक सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रही हूँ और मैंने किसी वर्कर को रख रखा है या किसी भी काम करने वाले अपने स्टाफ को, किसी भी पर्सन को रख रखा है, तो मुझे उसको वेजेस, सैलरीज, ये चीज़ें पेड करनी पड़ती है। तो मैंने अगर उसको वेजेस या सैलरी जो पे किया है, वेजेस भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, मेरे लिए एक्सपेंसेस है, यानी मेरे लिए मतलब बिजनेस के ओनर के लिए जो है, अगर हम यहाँ पे मिस्टर दीपक गोयल की बात कर रहे थे, तो उसका अगर उसने अपने किसी स्टाफ को या किसी भी पर्सन को कुछ वेजेस या सैलरी पे की है, तो उनके लिए वो एक्सपेंसेस है, तो वो नोट करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में पे किया है तो कैश से, और बैंक से अगर चेक वगैरह के थ्रू पे करेंगे तो टू बैंक अकाउंट पे लिख देंगे। तो वेजेस अकाउंट 10,000 से वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमेशा क्रेडिट के लिए टू क्रेडिट ऐसा वर्ड नहीं लिखा जाता है, सिर्फ डेबिट के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे बाय का फॉर्म का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं तो बाय वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये बाय वर्ड अभी यहाँ पे नहीं यूज़ करते, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये डेबिट है। क्रेडिट के लिए हम टू यूज़ ही कर रहे हैं, तो क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो इसमें कौन सा रूल यूज़ हो गया, नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल यही होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर कोई खर्चा कर रहे हो या कोई लॉस हो रहा है तो वो चीज़ें डेबिट होएगी। एंड क्रेडिट करना होगा हमें ऑल इनकम्स एंड गेन्स को। तो अगर हमें यहाँ पे कुछ रिसीव्ड हुआ है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड ₹10,000 इन कैश, तो मुझे जो कोई चीज़ रिसीव्ड हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैश अकाउंट, सबसे पहले कैश तो आ ही रहा है, किस कारण से आ रहा है, टू कमीशन रिसीव, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो कमीशन आपको रिसीट वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप यहाँ पे ऐसी पेड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डेबिट कर देते हो इट मीन्स वो खर्चा ही था, और अगर आपने उसको क्रेडिट कर दिया है इट मीन्स वो आपकी इनकम ही थी। अब यहाँ पे आपने क्रेडिट किया था तो कैश को, तो ये रूल तो था नॉमिनल के ऊपर और ये था आपके पास रियल के ऊपर, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सेम ऐसे ही ये आपके पास है रियल के ऊपर, डेबिट वर्ड कम्स इन, और ये आपके पास है नॉमिनल के ऊपर, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स भी आना चाहिए कि अगर डेबिट हम कर रहे हैं तो उसको किस कारण से कर रहे हैं, क्रेडिट हम किसी को कर रहे हैं तो उसको किस कारण से कर रहे हैं। हमें बस तीनों रूल्स जो है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझने के लिए तीनों रूल्स का पर्टिकुलर मीनिंग क्लियर होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट करते वक्त हमें एक साथ एक ही अकाउंट को डेबिट क्रेडिट नहीं करना होता है, चीज़ों को समझ समझ के डेबिट क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे 10,000 अगर रिसीव्ड हुए थे तो कैश में आपको मिले हैं, किस कारण से मिले, वो कारण आपके पास कमीशन रिसीव का है। तो ये 6th और 7th एंट्रीज हमारी डिस्कस हो जाती है। उसके बाद अगर हम जनरल एंट्रीज़ में आपको स्टार्टिंग में जो है लगभग अप्रॉक्स 14-15 एंट्रीज़ आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 डिस्कस हो गई है, कुछ और एंट्रीज़ जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी एक हमारी एंट्रीज आ गई थी परचेज रिटर्न की, ये हमारे पास 8th एंट्री हो जाएगी परचेज रिटर्न की, और एक हमारे पास रह गई थी सेल्स रिटर्न की। ठीक है, अगर मैंने कोई इनके नाम आपको बता दिए, परचेज रिटर्न को आप रिटर्न आउटवर्ड भी कंसीडर करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न को आप रिटर्न इनवर्ड भी कंसीडर करते हैं, रिटर्न इनवर्ड। देखिए इनका नेचर जो है जस्ट अपोजिट ऑफ देयर ओन अकाउंट। मतलब अगर हम परचेज डेबिट किया था, हमने स्टार्टिंग में परचेज जो होता है सिंपल परचेज, जब गुड्स आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न जो होगा वो क्रेडिट होगा, ये हमें याद रखना है। सेम ऐसे ही जब सेल्स होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न जो होगा वो डेबिट होगा, क्योंकि हम इसके अपोजिट कर रहे हैं ना। तो अपोजिट है तो फिर डेबिट और क्रेडिट दो ही नेचर है। अगर पहले आप डेबिट कर चुके थे तो अब वो क्रेडिट होगा, और पहले अगर आप क्रेडिट कर चुकी थी तो अब वो डेबिट होएगा। तो फिर इसकी रिवर्स किसको करना है, उन्हीं पर्सन का नेम जहाँ से आ रहा है माल या जहाँ को जा रहा है माल। तो परचेज रिटर्न, आपने गुड्स जो है वो वापस कर दिया है। तो जैसे मैंने राम से ख़रीदा था ना, तो मैं अब राम को ही तो वापस करके आऊँगी। तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितने का कर दिया है, सारा कर दिया तो सारे रुपीस मेंशन कर देंगे, और अगर हमने कुछ किया इसमें से तो सम अमाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, राम के आगे हम बोलने में मैं ज़रूर यूज़ कर रही हूँ अकाउंट, बट लिखने में यूज़ नहीं करना है। पर्सन के आगे लिखने के लिए जो है अकाउंट का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है। कंपनी के आगे आप कर सकते हैं, बट सम बुक्स में वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इसको मान के चले पर्सनल अकाउंट जो है प्रेजेंटेशन के लिए अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। बट अगर आप सिर्फ अपने बोलचाल में यूज़ कर रहे हो तो वो नॉर्मल सी बात है, यूज़ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही सेल्स पहले क्रेडिट हो चुकी थी क्योंकि हमने शाम को जो है वो वापस कर दिया, तो मेरे पास तो वापस आ गया। तो मेरा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट जस्ट अपोजिट लेना है, किसके पास से आया है, टू श्याम। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपके कौन कौन से रूल लग गए हैं, यहाँ पे वही डेबिट द रिसीवर, परचेज किसको कर दिया, और क्रेडिट द गिवर। ठीक है ना, बाकी इसके तो ये नेचर रीजंस या नेचर हो सकते हैं। तो अभी तक की जो 9 एंट्रीज हमने डिस्कस की है वो हमारे पास सिंपल जब बिज़नेस स्टार्ट होता है, फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू में आपका बिज़नेस चलता है तो किन किन छोटी छोटी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में आते हैं, यहाँ पे हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ एंट्रीज यूज़ हो सकती है, कंपाउंड एंट्री यूज़ हो सकती है, मिक्स एंट्री यूज़ हो सकती है, तो वहाँ पे भी हम इस चीज़ को प्रोसेस को देख सकते हैं। अच्छा, सम टाइम जो है ये एक चीज़ हमें याद रखनी है, कई बार हमारी कैश की बजाय हमारा बैंक अकाउंट मेंशन मिलेगा। अगर कोई भी चीज़ मैं चेक, ड्राफ्ट्स इनसे किसी से कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे जो है कैश की बजाय बैंक का भी वर्ड यूज़ कर सकती हूँ। जैसे मैंने टू कैश करी थी या कैश को डेबिट करी थी, तो वहाँ पे बैंक टू बैंक या बैंक को डेबिट कर सकते हैं। मीन्स अगर कोई फॉर्मेशन आप नकद करते हो तो वो कैश है, लेकिन कोई भी अगर आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो बैंक के थ्रू, आजकल डिजिटल पेमेंट चलती है, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इनके थ्रू करते हैं, तो वो हमारे पास बैंक के थ्रू मानी जाएगी।
अब अगर हम बात करें अपने फर्नीचर परचेज, देखिए यहाँ पे भी अगर परचेज अकाउंट लिखा हुआ है, बट ये परचेज अकाउंट नहीं, ये बस बता रहे हैं कि जो इवेंट या ट्रांजैक्शन हुआ है वो एसेट्स खरीदने का हुआ है। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं उसके लिए वर्ड हम परचेज अकाउंट मेंशन करते हैं अपने डेबिट में। बट जब भी कोई हम एसेट्स परचेज करते हैं, चाहे वो मूवेबल नेचर की हो या इमूवेबल नेचर की हो, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, उनके लिए हम उस एसेट्स का नेम ही यूज़ करते हैं। तो जस्ट यहाँ पे अगर मैंने यहाँ इन कैश कर देते हैं, तो अगर मैंने इन कैश ख़रीदा है इसको, तो मुझे डेबिट जो करना है वो अपनी एसेट्स को ही करना है, फर्नीचर अकाउंट को ही करना है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2 रुपीज़ 1 लाख, तो टू कैश अकाउंट, कैश गया होगा, टू कैश अकाउंट 1 लाख। अगर इसमें डिफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा, गुड्स परचेज करते हैं जब उसके लिए वर्ड्स हम परचेज अकाउंट यूज़ करते हैं, बट जब हम एसेट्स परचेज करते हैं है दोनों ही रियल अकाउंट पे यूज्ड। रियल डेबिट वर्ड कम्स इन, वहाँ गुड्स आया था, यहाँ हमारे पास फर्नीचर आया है। बट गुड्स जो होता है वो बिजनेस में आगे सेल करने के लिए होता है, ठीक है। बट जो एसेट्स, इसलिए उसका नाम हम गुड्स नहीं करके परचेज या सेल से करते हैं। बट एसेट्स आप बिजनेस में अपने खुद के लिए खरीदते हो, जिससे आपको बिजनेस अपना कंटिन्यू रन करना होता है, तो हम उसके लिए उसी का नाम यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई भी एसेट्स हो सकती है, मेरे पास मैंने कोई लैंड एंड बिल्डिंग ली, प्लांट एंड मशीनरी ली, या कोई भी फिक्चर्स लिया, कोई भी पेटेंट लिया, कुछ भी टाइप की एसेट्स, अभी बताया टेंजिबल या इनटेंजिबल, मूवेबल या इमूवेबल, फिक्स्ड कोई भी नेचर की हो सकती है, तो उसके लिए हमें डेबिट उस एसेट्स का नेम ही करना होता है। और अगर कैश में ख़रीदी है तो टू कैश, और अगर क्रेडिट में ख़रीदी है तो वही सेम पर्सन का नेम जो इससे हमने ख़रीदा है उसका हम लिख देंगे। जब हम गुड्स किसी से परचेज़ करते हैं क्रेडिट पे तो उसको क्रेडिटर बोलते हैं। बट अगर हम एसेट्स किसी से अगर हम परचेज़ करते हैं, जैसे मैंने फ़र्नीचर अगर बाई चांस जो है वो क्रेडिट पे परचेज़ किया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पर्सन का नाम जैसे मैंने राम ही लिख दिया, तो ये मेरे पास क्रेडिटर ना होगी, ये मेरा वेंडर बन जाएगा, ठीक है। यानी आपका गुड्स परचेज आपने जब अगर किसी से किया है उधार पे तो वो आपका क्रेडिटर है, बट अगर आपने अपनी एसेट्स परचेज किए किसी से क्रेडिट उधार पे ही, तो वो आपका वेंडर है। 9th एंट्री जो रहती है वो परचेज रिगार्डिंग एसेट्स की रहती है। अब अगर बात करें, हमने कोई फर्नीचर परचेज़ किया और उसके ऊपर मैंने 10,000 रुपीज़ जो है वो बाद में अगर मैंने स्टार्टिंग में ही खर्च कर दिए, दो चीज़ें हम समझ लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और इनके बीच का भी होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी समझ लेते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्स्ट, एक्सपेंडिचर not expenses, expenditure. First capital expenditure, second is revenue expenditure, and third is deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure. अब हमें इन तीनों के बारे में जो है वो पता होने चाहिए, तभी हम एंट्रीज में हैं उनका यूज़ अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो बड़ा रेयर नेचर का होता है। रेयर नेचर मतलब कभी कभार होता है लेकिन ह्यूज अमाउंट का होता है। रेयर बट ह्यूज अमाउंट मतलब काफ़ी बड़ी अमाउंट का होता है। इट मीन्स आप शुरू में जो खर्चा करते हो वो थोड़ा सा बिग अमाउंट में रहता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस आपके होते रहते हैं, तो ये मतलब रूटीन नेचर का होता है, रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये ह्यूज नहीं, ये स्मॉल अमाउंट का होता है, ठीक है। ये बिग अमाउंट का था आपके पास, ह्यूज मतलब बिग है यहाँ पे, नॉट हग, इट इज़ ह्यूज, और यहाँ पे आपके पास स्मॉल अमाउंट का रहता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहले इनके बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये अगर आप एक बार ख़रीद लेते हो तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए ख़रीदते हो आप, तो लॉन्ग टाइम पीरियड इसका इफ़ेक्ट जो होता है वो लगभग 5 साल, 10 साल, 20 साल इस टाइप से रहता है। हर साल इनका जो डेप्रीशिएशन है वो पुट हम करते रहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हमारा टॉपिक इससे बाद डेप्रीशिएशन की एंट्रीज रहेगा। तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने फर्नीचर खरीद के लेके आई तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, अब मेरे को वो 20 साल रिप्लेस नहीं करना, 10 साल रिप्लेस नहीं करना, तो मेरा वो फर्नीचर अकाउंट का डेप्रीशिएशन हर साल जो है एक्सपेंसेस के तौर पे लगता रहेगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस है, मतलब हाथ से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अपनी एसेट्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती रहेगी। सेम ऐसे ही अब बात करें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जो हमेशा होते रहते हैं, जैसे वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, तो ये आपका रूटीन नेचर में चलते रहता है और छोटे छोटे अमाउंट्स में होते हैं, तभी तो आप रोज कर सकते हो। बड़े नेचर के एक्सपेंसेस जो होते हैं हम वो डेली रूटीन में रोज नहीं कर सकते हैं, तो वो हमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं हम रूटीन लाइफ में करते हैं, तो वो स्मॉल अमाउंट के होते हैं, तभी हम उनको रूटीन लाइफ में कर पाते हैं। अब आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों के बीच का एक्सपेंडिचर है, मतलब थोड़ा सा बिग भी है लेकिन थोड़ा सा रेवेन्यू नेचर का भी है। मीन्स
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जब हम कोई एक्सपेंसेस जो है, जो कोई एक्सपेंडिचर हमने कर दिया, बट उसका जो इफ़ेक्ट है वो 3 to 5 ईयर्स में रिमूव हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं है, एवरी ईयर के लिए भी नहीं है, नॉट एवरी ईयर बट नॉट लॉन्ग टाइम पीरियड। इट्स इफेक्ट डिपेंड अपॉन द मिडल टाइम, मतलब 3 to 5 ईयर्स में जो है इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। जस्ट लाइक अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट की, आप देखिए अगर पहले हम लक्स की बात करें तो उसमें करीना आती थी, उसके बाद कोई दूसरा आया, फिर दूसरा आया, या कोई भी लोरियल शैम्पू में पहले ऐश्वर्या आती थी, फिर सोनम कपूर आई, फिर कोई और आ गया। इट मीन्स उनका इफेक्ट जो है वो 3 to 5 ईयर्स में ख़त्म हो जाता है उनका एडवर्टाइजमेंट का, और उसके बाद वो अपने ब्रांड एम्बेसडर को या एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए किसी पर्सन को जिसको हायर करते हैं उसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जब हम एक एक्सपेंडिचर अगर हमने 50,000 रुपीज़ का 5 साल के लिए कर दिया तो 5 ईयर से डिवाइड कर देंगे तो हर साल जो है वो 10,000 जो है वो हमारा कवर अप होता रहेगा। उसको हम अपने अकाउंट में शो कर देंगे एक्सपेंसेस के तौर पे। बाकी के जो 40,000 बचेंगे वो हमारा जो है वो सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, उसको हम अपने एसेट्स मान के कि आने वाले भविष्य में ये होने होएगा, उसको हम अपना पुट कर देंगे अपने एसेट्स के तौर पे। ठीक है, इसके ऊपर लेकिन डेप्रिशिएशन नहीं होता है, इसका जो होता है वो राइट ऑफ होता है या रिटर्न ऑफ बोलते हैं इसको, हम रिटर्न ऑफ की तरह इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो होता है वो डेप्रिशिएशन होता है। तो नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास रहेगी मे बी 10th एंट्री, जब हमने फर्नीचर ख़रीदा था अपना, उसकी एंट्री हमने कर ली थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैंने उसको कैश में खरीदा था तो टू कैश, और अगर मैंने उसको क्रेडिट में ख़रीदा था, हमने उसको क्रेडिट पे ख़रीदा है बिजनेस ओनर ने, तो हम उसका क्रेडिटर का वेंडर का नेम जो है वो मेंशन कर सकते हैं। अब बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हो गया, अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो अगर मैंने उसके ऊपर कोई कैश पेमेंट कर दी थी तो मैं उसका कैश पेमेंट को वेजेस हो गया, सैलरीज हो गया, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, तो हाथों हाथ होने वाले एक्सपेंसेस तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में मानी जाएगी क्योंकि वो टोटल ऑफ एसेट्स का बल्क माना जाएगा। लेकिन अगर आप बाद में रिपेयर करवाते हो तो रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, या रिपेयर अकाउंट डेबिट टू जिस भी पर्सन का आपने अगर क्रेडिट में करवाया तो क्रेडिट। अब बात करते हैं डेप्रिशिएशन की। अगर आपने कोई फिक्स एसेट्स मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इस टाइप की कोई भी एसेट्स खरीदी है तो उसके ऊपर जो है एवरी ईयर, चाहे आपने 5 महीने यूज़ किया हो चाहे 6 महीने, मतलब जितने भी टाइम आपने यूज़ किया है उसको, उसका यूजिंग पीरियड का डेप्रिशिएशन लगता है हमेशा। अगर आप नहीं भी यूज़ की है, डेप्रिशिएशन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप एसेट्स का यूज़ नहीं भी कर रहे हो तो आप उसकी सेम वैल्यू पे उसको सेल नहीं कर सकते हो। एक बार अगर आपने अपने शोरूम से एक्टिवा को निकलवा लिया तो सेम उसी रेट पे आप उसको वापस शोरूम में नहीं दे सकते हो। तो डेप्रिशिएशन एक ऐसी चीज़ है, आप अपनी एसेट्स जब भी खरीद के लेके आते हो उसके बाद जब तक आप उसको रखते हो अपने पास, उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करना ही डेप्रिशिएशन है। तो पुट होता है ये मूवेबल और इमूवेबल टेंजिबल एसेट्स पे। इनटेंजिबल के लिए हम डेप्रिशिएशन यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम या तो रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइजेशन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट। अब कैश में तो पे नहीं हो रहा, यहाँ लिखा ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, आप किसी को हाथ से कैश में तो पे नहीं करते। तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स का नेम, जिस भी एसेट्स का नेम है, मतलब अगर मैंने डेप्रिशिएशन फर्नीचर पे लगाया है तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अगर लैंड एंड बिल्डिंग पे लगा है तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी पे लगा है तो प्लांट एंड मशीनरी, इस टाइप से। तो ये हमारे पास जो 10 एंट्रीज़ होती है ये जनरल एंट्रीज़ का फर्स्ट फेस होता है। मतलब आपको ये 10 एंट्रीज़ आने के बाद जनरल एंट्री की स्टार्टिंग आ सकती है। और इसमें रूल कौन सा लग रहा है, ये रूल लग रहा है आपका नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये एक्सपेंसेस नहीं है बट लॉस तो है ना, नॉन कैश एक्सपेंसेस है तो लॉस तो है आपका। तो आपको 3 तो रूल क्लियर होने चाहिए, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, real account debit what comes in and credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses and credit all incomes and gains। एंड आपको 3 रूल्स के साथ साथ जो होना चाहिए वो आपको कुछ एंट्रीज जो इनका पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको लर्न करना है। परचेज गुड्स के लिए यूज़ होता है, सेल्स गुड्स के लिए यूज़ होता है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एंड अदर थिंग्स रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, कुछ कैश में हो गया, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ये सब चीज़ें आपके डिस्कस करके आपको ये होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट अगर हमारी एंट्रीज जो रिमेनिंग है उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट अपने टॉपिक में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।